तो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो 27 ऑफ अगस्त की द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। और जैसा कि कल से हमने एक सीरीज़ से स्टार्ट करी है कि हम हर एक सेशन में जो है डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फ्रॉड इन डिजिटल बैंकिंग। देखिए गाइस, देखिए एआई बढ़ रहा है, डिजिटल चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उनसे रिलेटेड साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी भी ज़रूरी हो गई है। सो इसके ऊपर ये डिस्क्रिप्टिव का आज टॉपिक है। और ये जो टॉपिक्स मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वो सब के सब बर्निंग टॉपिक्स हैं, ठीक है जी, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है गाइस, ठीक है जी। सो आज मैंने क्या लिखा है, देखिए की वल्नरेबिलिटीज़ एंड साइबर थ्रेट्स। देखिए फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, ये जो हमारे थ्रेट्स हैं, जो हमें क्या खतरा है साइबर फ्रॉड्स जो होते हैं। जैसे फिशिंग की जाती है कि आपको कोई मैसेज भेजा जाता है, फिर बोलते हैं कि भैया आप अपना ओटीपी शेयर कीजिए, और उसके बाद आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से आपको जो है टॉर्चर किया जाता है मेंटली, है ना। फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं इसके लिए। अटैकर्स ट्रिक यूज इनटू शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल्स वाया डिसेप्टिव लिंक्स एंड कॉल्स हैं, ठीक है जी। कॉल्स और लिंक्स के जरिए आपको धोखा देने के लिए चीज़ें, लिंक्स वगैरह आप भेजते हैं या कॉल्स करते हैं, उसको बोलते हैं फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। सिम स्वैपिंग एंड विशिंग भी बोलते हैं। फ्रॉडस्टर क्या होता है, डुप्लीकेट सिम कार्ड्स ले लेते हैं, जिसको 2FA बोलते हैं। OTPs आते हैं और इनिशिएट कर लेते हैं अनऑथराइज तरीके से बैंकिंग ट्रांसफ़र। कहने का मतलब है जो सिम कार्ड आप चला रहे हो, लेकिन जो दूसरे जो फ्रॉडर होते हैं ना, वो उसी का डुप्लीकेट सिम लेके जो है आपके आपका अकाउंट पे जो भी मैसेजेस वगैरह आते हैं, आपका अकाउंट जो है लिंक होता है, उस नंबर पे चला जाता है। तो उसके हिसाब से वो डुप्लीकेट सिम से आपकी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। उसको बोलते हैं सिम स्वैपिंग एंड विशिंग्स, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है, अगला है दैट इज़ मेलवेयर एंड रैंसमवेयर अटैक्स। आप इसके लिए कह सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मलिशियस स्क्रिप्ट्स इनटू मोबाइल बैंकिंग एप्स एंड बैंकिंग नेटवर्क्स। कई बार जो है मेलवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर में हमारे कुछ ऐसी करप्टेड चीज़ें आ जाती हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि फ़ाइल ओपन नहीं हो रही है, फाइल करप्टेड है, फाइल इज़ करप्टेड, फाइल इजेंट ओपनिंग, इट इज़ करप्टेड लिखा हुआ आता है ना, तो इसको मेलवेयर कहते हैं, रैंसमवेयर अटैक्स कहते हैं, ठीक है जी। म्यूल अकाउंट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलीगल अकाउंट्स ऑफ लॉन्डर फंड्स स्टोलन थ्रू साइबर फ्रॉड्स क्विकली। यानी कि जो भी इलीगल अकाउंट से पैसे लिए जाते हैं या चुराए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है जल्दी से जल्दी फ्रॉड्स करने के लिए, ठीक है जी। फिर अब इसके लिए ये तो हो गया हमारा साइबर थ्रेट है, किसकी वजह से ये हमारी प्रॉब्लम से, एक तरीके का ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसके खतरे हो गए। तो अब इन खतरों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज एंड सेफगार्ड्स लेना चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले मैंने बताया साइबर फ्रॉड क्या होता है डिजिटल बैंकिंग में, फिर उसके बाद मैंने मिटिगेशन बताया कि किस तरीके से जो है साइबर फ्रॉड्स को कम किया जा सकता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, सिंपल OTP जो आता है बायोमेट्रिक होना चाहिए, हार्डवेयर बेस्ड टोकन्स होने चाहिए, AI और ML एनॉमली डिटेक्शन होना चाहिए, रियल टाइम ट्रैकिंग होनी चाहिए ट्रांजैक्शंस वेलोसिटी की। साथ ही साथ जो भी एनॉमलीज जो हमें हमारे डिवाइस पे फिंगरप्रिंट्स ज़रूर ऐड करना चाहिए। रेगुलेटरी इनिशिएटिव, जैसे कि RBI कहता है जानकार बनो, सुरक्षित बनो, है ना। मैंडेटरी ज़ीरो लाइबिलिटी फ्रेमवर्क्स कहते हैं कि जो भी डिजिटल फ्रॉड्स दर्ज करवाते हैं उनका जो पैसा कटता है, जैसे हमने कल एक लेटर भी किया था कि उसमें 45,000 रुपये कट गए थे, लेकिन अब मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द RBI फ्रेमवर्क जो भी आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है उसमें किसी भी तरीके का पैसा आपका डिडक्ट नहीं होता, आपको पैसा वो मिल जाता है ना। उस पे के ऊपर कोई भी एक तरीके से ज़ीरो लाइबिलिटी होती है। पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, हमें यूज़र्स को एडुकेट करने की ज़रूरत है कि वो अपना पासवर्ड क्या अपना पासवर्ड, अपना पिन, किसी भी पासवर्ड को किसी के साथ शेयर ना किया जाए, और किसी भी अनवेरीफाइड लिंक्स पे जो है क्लिक ना किया जाए। ये है हमारा आज का डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फ्रॉड इन डिजिटल बैंकिंग। ओके जी, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। सो काइंडली डू नॉट शेयर योर पिन कार्ड, UPI नंबर विद एनीवन एल्स, ओके जी। सो लेटर, आज हमारा लेटर है अनऑथराइज बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बेसिकली जो है आपको बिना बताए जो है आपके बैंक से, देखिए ये सारे आर्टिकल्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो हम एक दूसरे के आर्टिकल्स की लाइन किसी भी आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं, या लेटर की लाइन, क्योंकि उसमें बस, लेकिन ये भी नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया,
कल हमने डिजिटल बैंकिंग का किया था, एआई इन डिजिटल बैंकिंग, आज हमने साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड किया था, तो उनकी कुछ लाइंस जो है हम इस वाले में आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं। कल वाले चैलेंजेस में जो आर्टिकल्स एआई के चैलेंजेस बैंकिंग रेगुलेशन में क्या है, हम ऐड कर सकते हैं इन सारे जो अभी हमने थ्रेट्स पढ़े थे साइबर सिक्योरिटी के। ठीक है, ये आपको दिमाग लगाना चाहिए। जब हम बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लेंगे तो हम अपने आप खुद इस चीज़ों को डील करना सीख जाएंगे। ठीक है जी, सो हमारा आज का आर्टिकल यही है, अनऑथराइज्ड बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करे गए हैं। देखिए, सही फॉर्मेट ये होता है, अभी मैंने इसको इसके साइड में लिखा है, हालांकि ये जो पूरा ये डिस्क्रिप्शन है ना, ये इसके नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फ़ोन का स्क्रीन छोटा है इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा है। हालांकि अब देखिए, सेंटर का एड्रेस ये होता है, पहले आपने सेंटर का एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे इस तरीके से, और बिल्कुल जैसे कॉमा वगैरह लगे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से लगेंगे। ओके जी, देन रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एंड देन रिस्पेक्टेड सर और मैडम। सो I am writing to immediately report an unauthorized debited of 45,000 from my saving account this on 27th of August 9:15 AM via UPI without my consent disclosure of OTP और PIN। देखिए, मैं ये इमीडिएट तरीके से रिपोर्ट दर्ज करवा रही हूँ कि अवैध तरीके से जो है मेरे अकाउंट से 45,000 रुपये, यार मैंने कल भी 45 लिखा था, आज भी 45 लिखा था, माइंड मत करना, बस मेरा पर्पज़ ये कि अपना लेटर कवर होना चाहिए। आप देखिए किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है जी, कि 45,000 रुपये निकाले गए थे सेविंग अकाउंट से और इस तारीख को निकाले गए थे, इतने बजे निकाले गए थे, यूपीआई के द्वारा निकाले गए थे, और मैंने किसी भी तरीके का कोई भी कंसेंट नहीं दिया है, कोई भी अप्रूवल नहीं दिया है किसी भी ओटीपी को या किसी भी पिन को। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी ब्लॉक्ड माय डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग एक्सेस वाया द हेल्पलाइन। मैंने हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए जो है सभी डेबिट कार्ड और जो भी नेट बैंकिंग होती है उन सबको ब्लॉक कर दिया है। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन कस्टमर लाइबिलिटी इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, आई रिक्वेस्ट यू टू रजिस्टर दिस कंप्लेंट, इनिशिएट अ चार्ज बैक, और इसके लिए आप इनिशिएट अ चार्ज बैक की जगह इनिशिएट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी आप लिख सकते थे, एंड क्रेडिट द डिस्प्यूटेड अमाउंट बैक टू माई अकाउंट एट द अर्लीस्ट। ठीक है, सो मैंने किसी भी तरीके, मैं शुरू से बता देती हूँ कि मैंने किसी भी तरीके मैंने सभी डेबिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग सर्विसेज को जो है हेल्पलाइन नंबर के थ्रू जो है बंद करवा दिया है। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार जो कस्टमर लाइबिलिटी बनती है कि अवैध तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के जरिए आपका पैसा निकाला जाता है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रजिस्टर करिए ये इस कंप्लेंट को, और एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और साथ ही साथ जो अमाउंट मेरे अकाउंट से कटा है उसको मेरे अकाउंट में जितनी जल्दी हो सके डाल दीजिएगा। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली राहुल शर्मा। आप कह सकते हो, मैंने आज राहुल शर्मा लिख दिया, और ये नंबर जो है कृपया इस नंबर पे कॉल ना करें क्योंकि ये नंबर फर्जी है। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है कुछ भी बना के। ओके जी, सो ये हमारा लेटर था, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। सो अब द हिंदू आर्टिकल पे पढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है आज का, ड्राइंग लाइंस ऑन द इंडिया चाइना 25th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स। इस आर्टिकल को अब पढ़ने वाले हम बिल्कुल डिटेल्स में। सो इस आर्टिकल में ये क्या है कि जैसे कि गलवान घाटी में 2020 में जो है चाइना और अपने इंडिया के बीच में एक स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके चलते ही 25th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक हुई है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा है हमारा कि तमिलनाडु का जो परांदुर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसमें जो है सीएम विजय सर को जो है क्या करने की ज़रूरत है कि हमें बहुत जो भी फ्लड रिस्क एरिया है, जो भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए बगैर करें, है ना, सस्टेनेबल तरीके से जो है, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ये उसके ऊपर आर्टिकल है, और अब हम पढ़ते हैं। सो देखिए, पहले हम आर्टिकल पढ़ेंगे फिर हमारे वर्ड्स होंगे। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। एडिटोरियल हमारा पहला आर्टिकल क्या था? देखिए, हमारा आर्टिकल ये था कि ड्राइंग द लाइंस ऑन द, हमें लाइंस ड्रॉ करनी है भारत चाइना की जो 25वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स हुई है उसके ऊपर। अब एक यहाँ पे ना ग्रामर का जो है कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स लिखा हुआ है, ये देखिए, जब भी हम एस लास्ट में लगा होता है ना, तो हम अपॉस्ट्रोफी जो है लास्ट में लगाते हैं, क्योंकि अगर डबल एस लगाएंगे तो वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ग्रामर के हिसाब से, ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग जो है हिसिंग साउंड जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए लास्ट में हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। ओके जी, सो फॉलोइंग ट्यूजडेज talk between the special representative on the boundary question, India and China have agreed to substantial outcomes on managing the disputed border. According to an 8-point consensus released on Wednesday, both countries have agreed to advance discussion on an early and substantial harvest of boundary delimitation. They have agreed to hold next month a meeting of an expert level mechanism on trans-border rivers and to maintain communication on sharing hydrological data, which India has been pushing for. देखिए जी,
ट्यूसडे को जो है बातचीत हुई थी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बाउंड्री के ऊपर। जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, इंडिया और चाइना जो है सहमत हुए हैं। जो भी आउटकम्स आएंगे मैनेज करेंगे जो जिस भी तरीके से बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। जो 8 पॉइंट पे सहमति बनी है जो रिलीज़ की गई थी वेडनेसडे को, दोनों ही देश जो है सहमत हैं कि आगे भी फर्दर डिस्कशन करेंगे और एक जल्दी ही जो है बाउंड्री डिलिमिटेशंस के ऊपर हम एक मत बात कहेंगे। जो क्या फ़ैसला हुआ है वो बताएंगे। वो जो है सहमत हुए हैं कि अगले महीने जो है मीटिंग होगी एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज़्म की, जिसके ऊपर जो है वो एक जो बॉर्डर से शेयर करते हैं उसमें कम्युनिकेशन को मेंटेन करेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे और जो भी हमारा हाइड्रोलॉजिकल डेटा है उसको शेयर करेंगे, जिसके लिए इंडिया भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमारा अगला जो हमारा, अरे यार व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, 2 additional meetings points to hold talks between top military commanders will be set up, along with 2 new channels of hotlines in the eastern and middle sectors. National Security Advisor Ajit Doval and China's Foreign Minister Wang Yi reaffirmed the efforts taken over the past 2 years to keep the peace along the line of actual control and committed to continuing the ongoing normalization in relations. That the NSA's visit to Beijing took place before India hosts the BRICS summit on September 12 underlined both sides' keenness to continue with this process of re-engagement, with expected visit of Chinese President Xi Jinping after a gap of 7 years. An October 2024 meeting between Prime Minister Narendra Modi and Mr. Xi kick-started this calibrated effort towards normalcy, and a 2025 meeting in Tianjin helped continue the momentum. It's apparent that both sides see continued engagement at the highest level as key to sustaining this process of normalization. देखिए, ये बोलना चाहते हैं कि जो 2 एडिशनल मीटिंग्स हुई थी उसमें बातचीत हुई थी, दोनों ही टॉप मिलिट्री कमांडर्स थे जो मीटिंग सेटअप की जाएगी और दोनों ही जो है अच्छी तरीके से बात करें ईस्टर्न और मिडिल सेक्टर्स के ऊपर जो है उन्होंने जो भी हॉटलाइंस उनके ऊपर बात करी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमारे मिस्टर अजीत डोभाल सर और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो भी एफर्ट्स हैं वो लिए जाएंगे और जो भी दो सालों में जो हमने बेस स्थापित करने की कोशिश करी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, दोनों ही देश जो है इस बात के लिए कमिटेड हैं कि जो भी संबंधों को नॉर्मल करने के लिए किया जाएगा हम कर रहे हैं। NSA जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो विजिट थी यानी मिस्टर अजीत डोभाल सर जो है बीजिंग गए थे इससे पहले कि क्योंकि ब्रिक्स समिट जो है भारत होस्ट करने वाला है September 12 को, ये बात हाईलाइट करता है कि दोनों ही साइड कितने ज़्यादा जो है ईगर तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपने रिश्तों को दोबारा से जो है सह संबंध बनाना चाहते हैं और मतलब पहले जैसे अपने संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं। ये एक्सपेक्ट करके ये जो एक्सपेक्टेड विजिट है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की 7 साल के गैप के बाद हो सकता है कि जब हम ब्रिक्स समिट करें तो वो भारत आएँ। अक्टूबर 2024 को ये जो मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर शी जी के साथ, ये जो है एक तरीके से उन दोनों ने कैलिब्रेटेड मतलब बहुत ही सोच समझ के एफर्ट्स लिए थे कि हमें नॉर्मैलिटी करनी है। 2025 में जो मीटिंग हुई थी तियानजिन में हुई थी, जिसकी वजह से मदद मिली कि हम रिश्तों को अच्छा करें और स्पीड अप करें, मोमेंटम गेन करें। ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है कि दोनों ही पक्ष जो है लगातार इंगेजमेंट कर रहे हैं। इंगेजमेंट मतलब एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल पर, और ये दिखाता है कि इंपॉर्टेंट तरीके से ये प्रोसेस जो है प्रक्रिया जो चल रही है कि हाँ हम दोनों ही देशों के जो संबंध हैं अच्छे करेंगे। ठीक है जी। The dual tracks of the SR meetings and the working mechanism for consultation and coordination on border affairs, a body comprising diplomats and military officials, have worked well towards keeping the borders generally stable over the past 2 years. The latest outcomes will certainly help in keeping the peace. Less clear is how both sides intend to take up the task of border delimitation. Neither side has explained which parts of the border they plan to delimit or whether they are reconsidering the 2005 agreement on political parameters on guiding principles under which the SRs were tasked with first agreeing a framework to settle the boundary. While both sides in Beijing reaffirmed the 2005 agreement, Article 10 of its text notes that it is only on the basis of the framework that both sides can delineate the boundary. Tangible progress on the border dispute must certainly be welcomed. However, agreement made without public visibility, notwithstanding their merit, may invite suspicion. As India and China continue negotiating their long-running boundary question, it is imperative that they bring their publics along. Okay जी,
हाँ, देखिए आर्टिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दोनों ही जो पक्ष हैं, एसआर की जो मीटिंग हुई थी, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मीटिंग हुई थी, वो काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, एक-दूसरे के साथ जो है कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर अफेयर्स के जो भी बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। एक बॉडी जो मतलब कुछ डिप्लोमेट्स गए थे और जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अच्छे से काम किया था कि दोनों ही बॉर्डर्स के ऊपर जो है, जो भी स्टेबल कर सके, दोनों ही बॉर्डर्स के आस-पास जो स्टेबिलिटी बना के रख सकें। अभी लेटेस्ट जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, सर्टेनली हेल्प करेंगे कि हम जो है शांति स्थापित कर सकें। लेकिन अभी भी ये बात साफ नहीं है कि दोनों देश किस तरीके से जो है अपने बॉर्डर्स को डिलिमिट करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि गलवान घाटी पे हमारा कितना हिस्सा है, हम कि हमारे हिस्से में जो है चाइनीज़ लोग घुसेंगे नहीं, या चाइनीज़ मिलिट्री है वो घुसेगी नहीं, या हमारी भारतीय जो मिलिट्री एलएसी पे एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बॉर्डर्स किस तरीके से लिमिट करेंगे, ये अभी किसी ने बताया नहीं है। दोनों ही पक्षों ने अभी भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि कौन से पार्ट को जो है वो प्लान कर रहे हैं कि डिलिमिट करेंगे, मतलब एक लिमिटेशन सेट करेंगे कि भाई ये हमारा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया है, इस पॉइंट से हम आगे नहीं जाएंगे और इस पॉइंट से तुम आगे नहीं बढ़ोगे। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, और दोनों ही या फिर दोनों ही देश ये सोच रहे हैं कि 2005 का एक पॉलिटिकल पैरामीटर और गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तहत जो है एक अग्रीमेंट हुआ था, उसके ऊपर ये बात करेंगे। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। सो ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की जो मीटिंग हुई थी, इसमें सहमत तो हुए हैं कि भाई हम सेटल बाउंड्री यानी कि बॉर्डर के ऊपर बातचीत करेंगे, डिलिमिटेशंस ज़रूर करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर दोनों ही पक्ष जो है ये लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं कि 2005 के ऊपर बात की है उन्होंने। आर्टिकल 10 जो है इसके टेक्स्ट में एक नोट्स है कि उन्होंने बोला है कि ये जो है केवल और केवल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जब दोनों ही साइड्स जो हैं बाउंड्री के ऊपर बात करेंगे। टेंजिबल ये चीज़ सामने है, टेंजिबल है कि हाँ हम मतलब ये चीज़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि हाँ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चल रहा है, सर्टेनली हमें इस बात का वेलकम करना चाहिए कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालांकि अग्रीमेंट्स जो है, जब तक हमें जो भी हम अग्रीमेंट चाइना के साथ कर रहे हैं या चाइना हमारे साथ कर रहे हैं, ये अग्रीमेंट हमारी पब्लिक की नज़र में होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होना, हालांकि भले ही मेरिट बेस पे हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें हो सकता है संदेह की, क्या पता चाइनीज़ कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। सो जो चीज़ हो सामने हो, सबके सामने हो, ताकि संदेह की कोई गुंजाइश ना हो। सो जैसे कि इंडिया और चाइना जो है लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री क्वेश्चंस लंबे समय से बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही देश पब्लिक को भी साथ में लेकर आए, पब्लिक के सामने जो भी बातचीत है वो करें, ठीक है जी। आई होप आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव अहेड ऑन द क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट प्री रिक्विजिट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 10 ऑफ द 2005 अग्रीमेंट फॉर डिलीनिएटिंग द बाउंड्री। सो आर्टिकल पैसेज के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन करी गई है आर्टिकल 10 2005 अग्रीमेंट के तहत, जो बाउंड्रीज को जो है डिलीनिएट करता है। इमीडिएट ट्रूप्स, मतलब हमें एलईसी से जो है अपनी ट्रूप्स को हटा लेना चाहिए, अपनी आर्मी के टुकड़ों को हटा लेना चाहिए, नहीं। पब्लिक रेफरेंडम इन बॉर्डर रीजन्स में पब्लिक होनी चाहिए, मतलब बॉर्डर रीजन्स में जो है पब्लिक का रेफरेंस होना चाहिए। साइनिंग अ परमानेंट ट्रेड पैक्ट, नहीं। फर्स्ट अग्रीइंग ऑन सेटलिंग फ्रेमवर्क, पहले हमें फ्रेमवर्क को सेटल करना पड़ेगा, क्या नियम, क्या कायदा कानून होगा, क्या नहीं, ये होगा। तो इसका आंसर होगा दैट विल बी बी, आंसर विल बी बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर एक्सप्रेस कंसर्न डिस्पाइट वेलकमिंग टेंजिबल प्रोग्रेस इन द बॉर्डर टॉक्स। भाई साहब बताइए कि ऑथर ने क्यों जो है चिंता जताई है, बावजूद इसके कि क्लियर प्रोग्रेस दिख रही है, दोनों ही पक्ष एक दूसरे से बॉर्डर टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऑथर ने चिंता जताई है। क्यों? क्योंकि चाइना गद्दार है ना। वो कभी भी वो पीछे हट सकता है। हमारे चाइना के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड, लेकिन चाइना हमेशा जो है बेवफाई कर देता है ना। सो बेसिकली इसीलिए ऑथर चिंतित हैं। लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिलिट्री कमांडर्स ने, लैक ऑफ पब्लिक विजिबिलिटी रिगार्डिंग आउटकम्स, हाँ ये हो सकता है। डिसकॉन्टिन्यूशन ऑफ रिवर डेटा शेयरिंग ने, कैंसिलेशन ऑफ द अपकमिंग ब्रिक्स ने। आंसर विल बी, इसका आंसर भी बी ही होगा कि पब्लिक की विजिबिलिटी होनी ज़रूरी है जो भी आउटकम आए, इसलिए, ठीक है जी। अगर पब्लिक को पता ही नहीं होगा तो क्या चीज़ें होंगी, ओके जी। सो आई होप आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव फॉर द वोकैबुलरी। हमारा पहला वर्ड है आज का, दैट इज़ पुशिंग फॉर। हमने ये बात पढ़ी थी ना कि इंडिया भी जोर दे रहा है कि हाँ हमें दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे से करने। सो पुशिंग फॉर हमारी फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, या किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं। सिनोनिम के लिए आप कह सकते हो डिमांडिंग कह सकते हो, एडवोकेटिंग कह सकते हो, आप किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हो, अर्जेंट कह सकते हैं। प्रेसिंग का मतलब होता है, प्रेसिंग इशू कहते हैं ना, अर्जेंट इशू है। इंसिस्टिंग ऑन कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। आप पुशिंग फॉर के लिए ऑफकोर्स डिमांडिंग, जोर देना कह रहे हैं, तो
हो, एम्फसाइज भी कह सकते हैं आप इसके लिए, सेंचुएट भी कह सकते हो, अंडरलाइन भी कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? आप डिमांड नहीं कर रहे हो, आप अपोज कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, छोड़ दिया आपने किसी चीज़ को, त्याग दिया, रिलिंक्विश कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया हैज़ बीन पुशिंग फॉर रेगुलर शेयरिंग ऑफ ट्रांस बॉर्डर हाइड्रोलॉजिकल डेटा। सो इंडिया जो है कोशिश कर रहा है, उन्होंने जोर दिया है कि लगातार जो है जो भी हमारे बॉर्डर्स पे चीज़ें हो रही हैं वो डेटा एक दूसरे के साथ शेयर होना मांगता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन, विच वर्ड इज़ द मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड पुशिंग फॉर? पुशिंग फॉर के लिए सिमिलर क्या होगा? अपोजिंग? नहीं, एडवोकेटिंग। यस, एडवोकेटिंग विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, दैट इज कीननेस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है और इसका मतलब होता है उत्सुकता होना या किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होना। सिनोनिम के लिए आप ईगरनेस कह सकते हो, एंथुजियाज्म कह सकते हो, विलिंगनेस कह सकते हो, आर्डर कह सकते हो, फर्वर कह सकते हैं, जील कह सकते हो आप इसके लिए। एंथुजियाज्म लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उत्सुकता नहीं है। एपैथी है, इंडिफरेंस है, रिलक्टेंस है, डिसइंटरेस्ट कह सकते हैं आप, कह सकते हो इसके लिए एक तरीके से अनएंथुजियाज्म कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बोथ लीडर्स शोड ग्रेट कीननेस टू रिस्टोर बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज। तो दोनों ही लीडर्स, दोनों ही नेता ने जो है दिखाया, एक उत्सुक हैं वो दोनों ही द्विपक्षीय जो हमारे संबंध है, इकोनॉमिक संबंध है, उनको रिस्टोर करने के लिए। ओके जी, हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कीननेस? कीननेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस, ऑफ कोर्स, इट विल बी द आंसर। ओके जी, हाय, ओके, एनीवे। सो कैलिब्रेट, हमारा अगला वर्ड है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, उसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की जांच करना। ठीक है जी। सो आप इसके लिए एडजस्ट कह सकते हैं, फाइन ट्यून कह सकते हो, रेगुलेट कह सकते हो, मेजर कह सकते हो, अलाइन कर रहे हो, किसी चीज़ को जांच कर रहे हो एक तरीके से, मेजर कर, अच्छा मेजर तो लिखा हुआ है, आप इसके लिए गॉज कह सकते हो, एस्टिमेट कह सकते हैं एक तरीके से, ऑर्गेनाइज कह सकते हैं इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसऑर्गेनाइज कह सकते हैं, डिसरप्ट कह सकते हो, स्क्रैम्बल कह सकते हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, द डिप्लोमेट्स मेड अ कैलिब्रेटेड एफर्ट टुवर्ड्स ब्रिंगिंग रिलेशन बैक टू नॉर्मल से। सो दोनों ही डिप्लोमेट्स जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के, जांच करके जो है एफर्ट्स लिए हैं कि दोनों को जो संबंध है हमें पहले की तरह नॉर्मल करने हैं। ओके जी, बताइए सिनोनिम बताइए, कैलिब्रेट का सिनोनिम क्या होगा? डिसरप्ट करना, बाधित कर दिया, फाइन ट्यून। यस, फाइन ट्यून विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैलिब्रेट। हमारा अगला वर्ड है डेलिनिएट। आपने डेलिनिएट कर दिया, एक तरीके से डीलिमिट कर दिया, आपने रेखा निर्धारित कर दिया, आपने एक सीमा खींच दी, भाई ये तेरा दायरा, ये मेरा दायरा, ये तेरा एरिया, ये मेरा एरिया। ठीक है जी। सिनोनिम, आउटलाइन कर दिया, डिमार्केट कर दिया, डिफाइन कर दिया, डिपिक्ट कर दिया, ट्रेस कर दिया, एक तरीके से आपने डीलिमिट कर दिया, आपने बता दिया कि सीमांकित किया एक तरीके से कि हाँ ये तेरा एरिया है, मेरा एरिया। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेलिनेट मतलब आपने किसी चीज़ को क्लियर कर दिया, आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, सामने रख दिया किसी चीज़ को पूरी तरीके से, है ना, लाइन सामने रख दी है चीज़ों को। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? आपने कंफ्यूज कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, ब्लर कर दिया, मडल कर दिया एक तरीके से, आपने मर्की कह सकते हैं इसके लिए, हालांकि मर्की विल बी एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए, द ट्रीटी क्लियरली डेलिनेट्स द बॉर्डर बिटवीन द टू नेबर्स स्टेट्स, टू नेबरिंग स्टेट्स बेसिकली। सो ये जो ट्रीटी है, ये जो अग्रीमेंट हुआ, क्लियरली ये दिखाता है सामने, ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि दोनों ही जो ये बॉर्डर है, दोनों ही नेबर्स स्टेट्स के, ये जो ट्रीटी है वो क्लियरली जो है एक्सप्लेन करती है बॉर्डर्स के बारे में, दोनों ही जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। ठीक है, व्हाट डज डिलीनिएट मीन इन बाउंड्री कॉन्टेक्स्ट? बाउंड्री कॉन्टेक्स्ट में यानी कि बॉर्डर के कॉन्टेक्स्ट में डिलीनिएट का क्या मतलब होता है? बाउंड्री के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होता है डिमार्केट करना, यानी कि डीलिमिट करना। और अगर खाली डिलीनिएट होता है, तो अगर वो बाउंड्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता, तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को आपने क्लियर तरीके से सामने रखा है, शो कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया एक्सप्लिसिट तरीके से। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ डीलिमिटेशन। ऑफकोर्स एक तरीके से सीमा निर्धारण ही किया है, बाउंड्री फिक्सिंग, डिमार्केशन, रैशनिंग, आप कह सकते हो लिमिटेशन। मैंने ये दोबारा वर्ड पता नहीं क्यों लिखा है, डेलिनिएट भी कह सकते हो इसके लिए। ठीक है जी, बट डेलिनिएट का एक मतलब एक्सप्लेन करना भी होता है, क्लियर तरीके से वर्णन करना किसी चीज़ का। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर आपने डीलिमिट कर दिया, लिमिट सेट कर दी है, तो एक्सपेंशन हो जाएगा। आपने नहीं कोई लिमिट सेट नहीं किया, विस्तार कर दिया है, ब्रॉडनिंग कह सकते हो, इनफाइनाइट एक्सटेंशन कह सकते हो, एलोंगेशन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बाउंड्री डिलिमिटेशन टॉक्स रिक्वायर मेटिकुलस सर्वे डेटा एंड कंसेंसस। तो जो बाउंड्री डिलिमिटेशंस हैं उसके ऊपर बातचीत हो रही है, ज़रूरत है कि हमें बहुत ही केयरफुल तरीके से डाटा को सर्वे करना चाहिए और सहमति लेनी चाहिए। क्वेश्चन, डिलिमिटेशंस प्राइमरीली रेफर्स टू, डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेड पॉलिसी? नहीं, बाउंड्रीज को फिक्स करना। हमारा अगला क्वेश्चन है टेंजिबल। देखिए टेंजिबल का एक मतलब तो होता है कि कोई चीज़
ठोस है, वास्तविक है, लेकिन जो उसका फिगरेटिव मीनिंग होता है वो होता है स्पष्ट, किसी चीज़ को अपने स्पष्ट तरीके से सामने रखा है। सिनोनिम कॉन्क्रीट कह सकते हो, परसेप्टेबल कह सकते हो, सब्सटेंशियल कह सकते हो, टचेबल कह सकते हो, रियल कह सकते हो, सॉलिड कह सकते हो। इसके अलावा फिगरेटिव मीनिंग में आप इसके लिए बोल सकते हो क्लियर कह सकते हो, ल्यूसिड कह सकते हो, पेल्यूसिड कह सकते हो, पैल्पेबल कह सकते हैं आप इसके लिए, अनएम्बिगुअस कह सकते हो, अनइक्विवोकल कह सकते हैं आप इसके लिए, ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं आप इसके लिए अपैरेंट कह सकते हो, सीमिंग कह सकते हैं आप इसके लिए ऑस्टेंसिबल कह सकते हैं। ठीक है जी, आप इसके लिए स्पेसिफिक कह सकते हैं। ओके, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज़ छुपी हुई है, एब्स्ट्रैक्ट है, दिखाई नहीं दे रही है, इंटेंजिबल है, वेग है, इम्परसेप्टिबल है, आप देख नहीं सकते हैं, आप कह सकते हैं एम्बिगुअस कह सकते हो, इक्विवोकल कह सकते हो, अनक्लियर कह सकते हो, वेग कह सकते हो, हेजी कह सकते हो, हेजी कह सकते हो, ब्लरी कह सकते हो, फ्रॉस्टी कह सकते हो, फॉगी कह सकते हो, मर्की कह सकते हो, क्लैंडस्टाइन कह सकते हैं आप इसके लिए, गॉर्डियन नॉट कह सकते हो, पजलिंग कह सकते हो, बैफलिंग कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए टेंजिबल प्रोग्रेस ऑन बॉर्डर पीस इज वाइटल फॉर रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है क्लियर तरीके से जो प्रोग्रेस है वो बॉर्डर पीस पर होना बहुत ज़रूरी है, बॉर्डर पर पीस होना बहुत ज़रूरी है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। एंटोनिम बताइए, कोई टेंजिबल का एंटोनिम क्या होता है? ऑफ कोर्स कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, हमारा अगला वर्ड है सस्पिशियस। कुछ तो गड़बड़ है दया, समथिंग इज शंकास्पद कह सकते हो, संदिग्ध है कोई चीज़, डाउटफुल है, डिस्ट्रस्टफुल है, स्केप्टिकल है, डूबियस है, वेरी कह सकते हैं आप इसके लिए। इसके अलावा आप इसके लिए डूबियस कह सकते हैं, आप इसके लिए कह सकते हैं समथिंग इज फिशी कह सकते हैं, स्मेल अ रेट कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज़ रिलायबल है, ट्रस्टिंग है, कॉन्फिडेंट है, गलीबल। गलीबल का मतलब होता है कि यार आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं भोले भाले से हैं, सर्टेन हैं आप किसी चीज़ के मामले में, ये भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अग्रीमेंट्स कंडक्टेड विदाउट पब्लिक विजिबिलिटी ऑफन अराउज सस्पिशन। देखिए जो भी अग्रीमेंट्स कंडक्ट करवाए जाते हैं बिना पब्लिक की नज़र में आए, इसकी वजह से हमेशा संदेह होता ही है। एग्जाम्पल हो गया। हमारा क्वेश्चन है विच वर्ड इज सिनोनिमस विद सस्पिशियस। सस्पिशियस का सिनोनिम बताइए भाई, पढ़ा है ना? ऑफकोर्स डूबियस। हमारा अगला वर्ड है इंपैरेटिव, आईवी से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ऑफकोर्स सस्पिशियस ऑल्सो इज एन एडजेक्टिव। ठीक है जी, इंपैरेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। ठीक है, क्रूशियल कह सकते हो, वाइटल कह सकते हो, एसेंशियल कह सकते हो, मैंडेटरी कह सकते हो, इंडिस्पेंसिबल कह सकते हो, कोर कह सकते हो, क्रक्स कह सकते हो, कर्नेल कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से, एक फॉरेन वर्ड होता है सिने क्वा नॉन, ये भी बोल सकते हैं। इसका मतलब भी होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शनल है, अननेसेसरी है, ट्रिवियल है, वॉलंटरी है, कह सकते हो ट्रिफलिंग है, फ्रिवलस है, ज़रूरत ही नहीं है, तुच्छ समझते हैं हम किसी चीज़ को, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इट इज़ इम्पेरेटिव दैट गवर्नमेंट्स कीप द पब्लिक इन्फॉर्म्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार को जो है पब्लिक को इन्फॉर्म करके चलना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है जी, एक क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज़ एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का एंटोनिम बताइए क्या होता है? ऑप्शनल है कोई चीज़। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज साइट। साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंशन करना, उल्लेख देना, हवाला देना, बेसिकली कोट करना, मेंशन करना, रेफर करना, इन्वोक करना, इंस्टेंस करना। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? आपने किसी चीज़ को मेंशन नहीं किया, इग्नोर कर दिया, कंसील कर दिया, छुपा दिया, ओवरलुक कर दिया, हाइड कर दिया, विदहोल्ड कर लिया, अपने पास रोक के रख लिया किसी चीज़ को। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए द डिप्लोमेट साइटेड द 2005 ट्रीटी ड्यूरिंग बायलैटरल टॉक्स। तो द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जो है डिप्लोमेट ने मेंशन किया 2005 का अग्रीमेंट। क्वेश्चन बताइए, टू साइट मोस्ट नियरली मीन्स। साइट का मतलब क्या होता है? ऑफकोर्स किसी चीज़ को आपने मेंशन किया। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, साइट एक ये वाला साइट भी होता है, इस वाला साइट का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन साइट, और एक साइट ये वाला होता है SIGHT वाला साइड, इस साइड का मतलब होता है दृष्टि, देखना। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है हॉल्ट। हॉल्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन वर्ड दोनों का काम करता है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, विराम लगाना। तो सिनोनिम के लिए स्टॉप कह सकते हो, सीज कह सकते हो, सस्पेंड कह सकते हो, टर्मिनेट कह सकते हो, अरेस्ट कह सकते हो। एक तरीके से अरेस्ट कर लिया तो ऑफकोर्स आपने किसी चीज़ को रोक दिया। इसके अलावा आप हैम्पर कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हो, इम्पीड कह सकते हो, प्रोहिबिट कह सकते हैं, इनहिबिट कह सकते हो, चोक कह सकते हो, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हो, आप इसके लिए स्मॉदर कह सकते हो, स्टिफल कह सकते हैं, आप इसके लिए बैन कह सकते हो, बार कह सकते हो, डी बार कह सकते हो, ऑक्लूड कह सकते हो, ऑब्विएट कह सकते हैं आप इसके
इसके लिए। आप इसके लिए एनकम्बर कह सकते हैं, ठीक है, फॉरस्टॉल कह सकते हो, वार्ड ऑफ कह सकते हो, स्टाव ऑफ कह सकते हैं। एंड निप इन द बर्ड एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को जो शुरुआत में ही रोक दिया। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, आपने नहीं रोका, लगातार चल रही हैं चीज़ें, कंटिन्यू कह सकते हैं, प्रोसीड कह सकते हैं, एडवांस कह सकते हैं, इनिशिएट कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए द अथॉरिटीज़ डिसाइडेड टू होल्ड द कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट फॉलोइंग प्रोटेस्ट। तो अथॉरिटीज़ ने जो है फैसला लिया है कि वो रोक देंगे जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रोटेस्ट जिस भी वजह से जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको रोक देंगे। क्विज, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हॉल्ट। हॉल्ट का सिनोनिम क्या होता है, प्रोसीड? नहीं। सीज करना, किसी चीज़ को रोक देना। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल इफेक्ट या इफेक्ट्स कह सकते हैं, हानिकारक कह सकते हैं कोई चीज़। अनफेवरेबल है, डिसएडवांटेजेस है, होस्टाइल है, डिट्रीमेंटल है। इसके अलावा आप इसके लिए परनीशियस कह सकते हो, डेलीटोरियस कह सकते हो, फेटल कह सकते हो, लीथल कह सकते हो, जोपर्डाइजिंग आप इसके लिए कह सकते हैं, इंट्रानिशीन कह सकते हो, नॉक्शियस कह सकते हो, वर्यूलेंट कह सकते हैं, टॉक्सिक कह सकते हो, पॉइजनस कह सकते हो, वेनोमिनस कह सकते हैं, इंजूरियस कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेवरेबल है वो चीज़ आपके हक में है, आपके अनुकूल है, एडवांटेजियस कह सकते हो, बेनिफिशियल कह सकते हो, ऑस्पिशियस कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए द प्रपोज्ड एयरपोर्ट वुड हैव सीवियर एडवर्स इफेक्ट ऑन वेटलैंड्स। तो जो एयरपोर्ट बनाया गया था या एयरपोर्ट जिसको मंजूरी दी गई थी उसके बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और बहुत ही प्रतिकूल जो है इफेक्ट्स हो सकते हैं वेटलैंड के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडवर्स। एडवर्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई चीज़ फेवरेबल है। हमारा अगला वर्ड है अनवेवरिंग, अटूट, स्थिर, दृढ़। स्टेडफास्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, फर्म कह सकते हो, रेजोल्यूट कह सकते हो, अनशेकेबल कह सकते हो, परसिस्टेंट कह सकते हो, कंसिस्टेंट कह सकते हैं, फोकस्ड कह सकते हो, कमिटेड कह सकते हो, डिटरमिन्ड कह सकते हो, फियरलेस कह सकते हैं आप इसके लिए, डोंटलेस कह सकते हैं आप इसके लिए स्टाउंच कह सकते हैं, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आप स्टेडफास्ट नहीं हो, फिकल माइंडेड हो, हेजिटेंट हो, वेवरिंग हो, डाउटफुल हो, ठीक है। आप इसके लिए अनस्टॉपेबल भी कह सकते हो एज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अनवेवरिंग। एग्जाम्पल के लिए द लोकल रेजिडेंट्स मेंटेन अनवेवरिंग रिजॉल्व ड्यूरिंग देयर पीसफुल प्रोटेस्ट। तो जो रेजिडेंट्स थे, लोकल रेजिडेंट्स थे, उन्होंने जो है बहुत ही स्थिर तरीके से, बहुत ही अटूट तरीके से, दृढ़ तरीके से जो है सॉल्व किया पीस को, जो है जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था उनको पीसफुली तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया, डील किया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन, अनवेवरिंग का मतलब क्या होता है, अभी अभी पढ़ा, स्टेडफास्ट, झुकेगा नहीं, टिका रहेगा, है ना। सो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट, वन अपमैनशिप। वन अपमैनशिप का मतलब क्या होता है, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की प्रवृत्ति। बेसिकली आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हो, दैट इज़ वन अपमैनशिप। द टेक्निक और प्रैक्टिस ऑफ गेनिंग एडवांटेज ओवर अ राइवल। जब भी हमारी किसी के साथ दुश्मनी हो रही है या फिर हम अब किसी को प्रूफ करना चाहते हैं खुद को, उसको बोलते हैं वन अपमैनशिप, ठीक है। सिनोनिम हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिवनेस कह सकते हो, राइवलरी कह सकते हो, गेम्समैनशिप कह सकते हो, सुपरमेसी कह सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपने सहायता, आपने एक दूसरे का सहयोग कर लिया है ना, कॉपरेशन कर लिया, ह्यूमिलिटी कह सकते हैं, आराम से बात मान ली है, कोलैबोरेशन कर लिया, मॉडेस्टी दिखा ली है, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए फॉरेन पॉलिसी मस्ट फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक पीस रादर देन पेटी वन अपमैनशिप, ठीक है जी। सो फॉरेन पॉलिसी को जो है हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए, एक तरीके से स्ट्रैटेजिक तरीके से शांति बनानी चाहिए, रादर देन कि आप बस सिर्फ खुद को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, इसके चक्कर में दूसरों का नुकसान कर रहे हो, ठीक है जो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा और ये सारे रहे क्वेश्चंस आंसर्स जो पूछे थे, आरसी के भी हैं और वो कैप के भी हैं। सो आई होप डेफिनेटली यू विल लाइक दिस सेशन, एंड इफ यू जेन्युइनली लाइक दिस सेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जितने भी सेशंस इस पे कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसकी जो PDF है आपको @yadavpucha_official पे मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज। और जिन्होंने भी इस टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हैं या जो भी आपको PDF प्रोवाइड की जाती हैं वो सभी आप मिस ना करें, क्योंकि रिविज़न बहुत ज़रूरी है, सेशन तो सभी देख लेते हैं, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।